16 जुलाई 1945 की सुबह जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, उस समय अमेरिका वो करने जा रहा था जो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एज में धकेल देने वाला था। मैनहट्टन में रहने वाले लोगों का दावा था उस दिन उन्होंने 2 सूरज उगते हुए देखा था, मगर उन्हें क्या पता था कि मशरूम की शक्ल में उगने वाला सूरज और कुछ नहीं बल्कि एक एटॉमिक बॉम्ब था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, दुनिया को इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इसे बनाने वाले साइंटिस्ट अपनी आखिरी दम तक अपने इस इन्वेंशन के ऊपर पछताते क्यों रहे, भगवत गीता से इसका क्या कनेक्शन है, और यह बॉम्ब अर्थ के अस्तित्व के लिए खतरा कैसे बन गया। न्यूक्लियर बॉम्ब पावरफुल वेपन होने के साथ साथ कभी न खत्म होने वाले बर्बादी का औजार है, और इसकी शुरुआत अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही शुरू कर दी थी, और इसका टेस्ट तब हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर इसे गिराया था। वैसे तो वर्ल्ड वार 1 में हर देश को नुकसान हुआ था, मगर जर्मनी को नुकसान के साथ साथ बेइज्जती भी झेलनी पड़ी थी, और इस वजह से वहाँ के साइंटिस्ट कम्युनिटी काफी दुखी थे और वो देश के लिए एक पावरफुल वेपन बनाने के लिए तत्पर थे। और इसमें सबसे आगे जो नाम आता था वो नाम था जर्मनी के महान साइंटिस्ट सर हाइजेनबर्ग, जो अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से विज्ञान जगत में पहले ही बहुत मशहूर थे। हालांकि उन्हें हिटलर के काम करने का तरीका नहीं पसंद था, मगर वो भी जर्मनी को एक वर्ल्ड पावर बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का ज्ञान सिर्फ जर्मनी साइंटिस्ट को ही था। फेसिज्म के चलते जर्मनी छोड़कर यूरोप के अलग अलग देशों में सेटल होने वाले जर्मनी साइंटिस्ट को भी न्यूक्लियर फिजिक्स की अच्छी जानकारी थी, और दूसरी तरफ शिक्षा और इंटेलेक्चुअल के कारण पूरे यूरोप में मशहूर ऑटो हान और उनके जैसे और कई मशहूर साइंटिस्ट पहले से ही न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे थे। हालांकि उनका मकसद न्यूक्लियर से एनर्जी जनरेट करने का था। 1938 में जब ऑटो हान और उनके असिस्टेंट ने पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन का सक्सेसफुली टेस्ट किया, तब उन्हें अपने इस आविष्कार के ताकत का पता नहीं था। लेकिन जब विलियम हानले द्वारा लिखे गए एक पेपर के जरिए फिजिसिस्ट ने यूरेनियम फ्यूजन के बारे में सुना, तो इनफॉर्मली इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू हो गया, और इस ग्रुप का नाम यूरोपियन क्लब रखा गया। और इस काम को करने के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट यानी वर्नर हाइजेनबर्ग को लीडर बनाया गया, जो खुद जर्मनी को उभरती शक्ति के रूप में देखना चाहते थे। अब तक जर्मनी में जूस लोगों पर होने वाला अत्याचार एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था, और इसके चलते कई नामी गिरामी जूस साइंटिस्ट जर्मनी से भागकर पहले ही यूरोप के दूसरे देशों में बस चुके थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे जैसे जर्मनी यूरोप के देशों पर कब्जा करता जा रहा था, वैसे वैसे यहूदियों के लिए यूरोप में रहना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में अमेरिका जाकर अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब तक अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 से कोई लेना देना नहीं था, वो टेक्निकली जर्मनी की नीतियों के खिलाफ नहीं था। वर्ल्ड वार 1 में हुई तबाही के कारण वो वॉर से दूर ही रहना चाहता था। लेकिन जब जापान ने पैसिफिक ओशियन में अमेरिकन बेस पर्ल हार्बर को अपना निशाना बनाया, तब अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में आ गया। उस वक्त जर्मनी और अमेरिका दोनों देश के वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हथियार बनाने की संभावनाओं को समझ चुके थे, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक को एटम बॉम्ब क्रिएट करने का प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं थी। अब क्योंकि जर्मनी न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में आगे था, इसलिए जर्मनी से भागे हुए साइंटिस्ट ने सर आइंस्टाइन को बताया कि शायद जर्मनी किसी तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। इसलिए अगस्त 1949 में दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट को लेटर लिखकर चेतावनी दी कि नाजी जर्मनी शायद कोई ऐसा न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसलिए अमेरिका को भी न्यूक्लियर वेपन के क्षेत्र में काम करना चाहिए। हालांकि यह लेटर उन्होंने खुद नहीं लिखा था, बल्कि लियो सिलर्ड और 2 हंगेरियन साइंटिस्ट ने इस लेटर को ड्राफ्ट और कंपोज किया था। मगर इस लेटर में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिग्नेचर थे। इसमें उन्होंने आगाह किया था कि अमेरिका को भी यूरेनियम ओर को स्टॉक पाइल करना चाहिए और खुद के परमाणु हथियार पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर अमेरिका ये बम नहीं बनाएगा तो हिटलर बना लेगा, और उस दिन पूरी दुनिया को बर्बादी की खाई में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस लेटर को पाने के बाद प्रेसिडेंट रूजेवेल्ट ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, और ऐसे में शुरुआत हुई एक सबसे बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर मैनहट्टन सिटी को ही बनाया गया। इसकी कमान बहादुर आर्मी जनरल लेस्ली ग्रोव्स को सौंपी गई। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लीडर के तौर पर महान साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को अपनी पहली चॉइस बताई। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि रॉबर्ट अमेरिकन थे और वो जर्मनी साइंटिस्ट पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते थे। कई लोग इस प्रोजेक्ट के लिए ओपेनहाइमर को परफेक्ट चॉइस नहीं मानते थे, लेकिन लेस्ली ग्रोव्स का मानना था कि अगर यह बॉम्ब न्यूट्रॉन से बनाया जाना है तो इस प्रोजेक्ट को उनके असली मुकाम पर केवल एक ही आदमी ले जा सकता है, और वो थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसके अलावा 15 बड़े साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कमाल की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को शहर के दूर लॉस एलमोस में बनाया गया था, जहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। सुनने और देखने में यह एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगता था, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट, वर्कर और सोल्जर तक भी नहीं जानते थे कि आखिर वहाँ बन क्या रहा है। हर वर्किंग यूनिट किसी एक पार्ट पर वर्क कर रहा था। किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर वो किस बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा कर रहे हैं। बॉम्ब बनाने की स्ट्रैटेजी को इतना सीक्रेट रखा गया था कि किसी को
कानों कान खबर नहीं थी। फिर भी न्यूक्लियर फ्यूजन के वर्क प्रोसेस और टेक्नोलॉजी की जानकारी अब दुनिया के लगभग सभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के पास थी। अमेरिका के न्यूक्लियर रेस में कूदते ही बॉम्ब बनाने की हवा ब्रिटेन और जापान तक भी पहुंच चुकी थी। न्यूक्लियर फ्यूजन की इन्फॉर्मेशन अब दुनिया के सभी बड़े साइंटिस्ट के पास थी, इसलिए सभी देश पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते थे। ब्रिटेन और कनाडा मिलकर पहले ही ट्विप एलॉय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन जर्मनी की बढ़ती बमबारी और एग्रेसिव वार पॉलिसी के चलते प्रोजेक्ट खतरे में आ गया था और अब ब्रिटेन और कनाडा के साइंटिस्ट भी अमेरिका के साथ मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए थे। इसका मतलब था उस समय दुनिया के सबसे शार्प माइंडेड साइंटिस्ट केवल एक ही हथियार एटम बॉम्ब को बनाने में जद्दोजहद कर रहे थे। ब्रिटेन जर्मनी के कई न्यूक्लियर फिजिसिस्ट अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शुरुआती दौर में जर्मनी न्यूक्लियर फिजिक्स में अमेरिका से काफी आगे था, लेकिन इस दौर में यूरेनियम काफी रेयर एलिमेंट था और यह दुनिया के केवल कुछ ही देशों में मिलता था। ऐसे में अमेरिका ने यूरेनियम 235 के साथ साथ प्लूटोनियम को इस्तेमाल में लाया। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से शुरू हुआ ये एटॉमिक प्रोजेक्ट अमेरिका के कई साइट पर एक्टिव था, क्योंकि मैनहट्टन अमेरिका का सबसे पहला साइट था जहां एटॉमिक रिसर्च हुई थी। इसलिए एटॉमिक बॉम्ब का ये प्रोजेक्ट तब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से शुरू हुआ। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हजारों लोगों को फाइनल प्रोडक्ट की जानकारी नहीं थी, फिर भी मोटे तौर पर सब जानते थे कि मिलिट्री यूजेज के लिए कोई इंपॉर्टेंट वेपन बनाने की कोशिश हो रही है। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि वहाँ के मिलिट्री भी फुल कोऑपरेशन के साथ लीड कर रही थी। मिलिट्री के तरफ से ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स और साइंटिस्ट के तरफ से फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया जान रहे थे और अपने एटॉमिक बॉम्ब कॉन्सेप्ट को असेंबल होते हुए देख रहे थे। असल मायने में इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं जानता था कि इतनी कड़ी मेहनत मास डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब बनाने के लिए हो रही है। यहाँ हर साइंटिस्ट की टोली एक अलग काम कर रहे थे, जिससे एटॉमिक बॉम्ब को क्रिएट करने और असेंबल करने का काम साथ साथ हो रहा था। लियो सेजिलार्ड और एनरिको फर्मी की टीम अपने कारीगरों के साथ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे थे, वहीं दूसरी टीम यूरेनियम 235 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस के जरिए अलग करने का काम अर्नेस्ट और नाल्डो लॉरेंस के अंडर कर रही थी। यह वो नाम है जो एटॉमिक बॉम्ब क्रिएशन के प्रोसेस में भुलाया नहीं जा सकता और इन सारे डेवलपमेंट और क्रिएशन की देखरेख और रिपोर्टिंग ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स कर रहे थे। इतनी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस और कड़ी मेहनत के बाद फाइनली अमेरिका 1945 में अपने पहले एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग के लिए रेडी था। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन 4 सालों में अमेरिका ने एक नहीं बल्कि 3 एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिए थे, जिनको थिन मैन, फैट मैन और लिटिल बॉय नाम दिया गया था। लाखों कामगारों और बिलियन डॉलर लगाने के बाद 1945 में ये एटॉम बॉम्ब तैयार हुआ। इसकी टेस्टिंग होती इससे पहले 2 बड़े इवेंट्स हुए। पहला ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट सर रूजवेल्ट का 12 अप्रैल 1945 को ब्रेन हैमरेज के कारण डेथ हो गया। वहीं दूसरी तरफ उसी महीने में एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 में नया मोड़ आ गया। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका की सत्ता हैरी सर ट्रूमैन के हाथों में आ गई। सत्ता हाथ में आते ही नए प्रेसिडेंट ट्रूमैन को एटम बॉम्ब की जानकारी दी गई, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिफाइड व्हाइट हाउस इंफॉर्मेशन थी, इसलिए ट्रूमैन को इससे पहले इसकी खबर नहीं थी। जैसे ही उन्हें इसके पावर के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही इसकी टेस्ट की मंजूरी दे दी। जुलाई 16 ही वो दिन था जब एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया जाना था। इस टेस्ट का नाम द ट्रिनिटी टेस्ट दिया गया। ट्रिनिटी वर्ड बाइबल से लिया गया था और इसके लिए लास अल्मोस की खाली डेजर्ट चूज किया गया। अब 16 जुलाई 1945 की सुबह आई, वो सुबह जिसमें एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग होनी थी। क्लियर वेदर, स्लो एयर एंड कूल टेम्परेचर इस रेगिस्तान को एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए परफेक्ट साबित कर रही थी। अभी सुबह के 5 बजे थे। लगभग 17 माइल दूर पर ही सारे साइंटिस्ट बेस में घबराए हुए बैठे थे। सबके दिल में डर था कि विश्व में पहली बार होने वाली एटॉमिक बॉम्बिंग का दृश्य कैसा होगा और इसके परिणाम कैसे होंगे। तभी अचानक सुबह के 5:29 पर ब्लास्ट हुआ। टेस्ट से पहले कई वैज्ञानिक इसे लेकर खुश थे, वहीं बड़े साइंटिस्ट के दिल में डर था कि अगर इस टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो दुनिया को एटॉमिक महाविनाश का शिकार होना पड़ेगा। यह बम कहीं धरती के अस्तित्व को ही न खत्म कर दे। लेकिन इन सभी उलझनों के बीच इस बॉम्ब को अपने जगह पे प्लेस किया गया। इस न्यूक्लियर टेस्ट को देखने के लिए कई नामी ग्रामी साइंटिस्ट वहाँ पहुंचे थे। आखिरकार जब यह बम फटा तो कई साइंटिस्ट कुछ देर के लिए अंधे हो गए। यह विस्फोट ऐसा था जैसे मानो कि एक ही बार में आसमान में सैकड़ों सूरज जल उठे हो। दूर दूर तक मिट्टी बर्न हो चुकी थी। होराइजन में धूल का बड़ा बादल बन चुका था और यह विस्फोट एक मशरूम की शक्ल ले चुका था और इसके फटने के चंद सेकंड बाद ही पूरे रेगिस्तान में एक असहनीय गर्मी की लहर दौड़ पड़ी। जिस लोहे के टावर पर इस बम को रखा गया था वो पिघल कर जमीन में धंस चुका था। चारों ओर केवल तबाही तबाही थी। इस विस्फोट को देखने के बाद जहाँ कुछ वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी थी और सरप्राइजिंग का रिएक्शन था, तो वहीं कुछ के चेहरे पर दुखी थी, वो पूरे दुख से भर गए थे। उन सब के मन में केवल एक ही सवाल था कि हमने ये कैसा विनाशकारी हथियार बना दिया। वहीं ओपेनहाइमर, जिन्होंने इस पूरे मिशन को लीड किया था, इसकी खतरनाक एक्सप्लोजिव कैपेसिटी को देख के वो दंग रह गए। इस टेस्ट के बाद केवल ओपेनहाइमर ही नहीं थे जिन्हें एटॉमिक बॉम्ब के इम्पैक्ट से बड़ा धक्का लगा था, बल्कि और भी कई बड़े साइंटिस्ट थे जो चिंता में थे कि ये
हथियार आखिर कितनी तबाही ला सकता है। इसी के चलते महान साइंटिस्ट लियो सिलार्ड ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर गुजारिश की थी कि इसके इस्तेमाल पर जरूर सोचा जाए, जापान को केवल चेतावनी दी जाए। लेकिन लियो सिलार्ड का ये लेटर कभी प्रेसिडेंट को नहीं मिला। इसका रिजल्ट ये हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते होते जापान को 2 न्यूक्लियर झेलना पड़ा। दरअसल 30 अप्रैल 1945 को जब हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, तब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इटली ने भी हार मान लिया था। लेकिन जापानीज इस युद्ध से पीछे हटने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि अमेरिका ने नेगोशिएशन के जरिए इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया था, मगर जापानी एम्पायर अपने आखिरी सांस तक इस युद्ध को लड़ने के लिए तत्पर थे। जापानीज लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरा हुआ था। जापानीज सोल्जर अमेरिकी सोल्जर के खिलाफ एक खास तरह का टेक्निक यूज करते थे, जिन्हें कामोकाजी कहा जाता था, जिसमें जापानी सोल्जर्स प्लेन के साथ खुद को अमेरिकी बेड़े में फोड़ देते थे, जिससे वो तो मर ही जाते थे, मगर इससे अमेरिकी डिफेंस को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता था। और इस टेक्निक का अमेरिका के पास कोई भी जवाब नहीं था, और जिसके बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर फुल इन्वेजन कर दिया। हालांकि अमेरिका को जापान के ओकिनावा आइलैंड को हथियाने में अपने 12,000 सैनिकों की जान देनी पड़ी। ऑपरेशन डाउनफॉल का पहला फेज तो पूरा हो चुका था, मगर अमेरिका को हजारों सैनिकों की जान गंवानी पड़ी थी, और इसी कारण से अमेरिका ने जापान के खिलाफ न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करने का सोचा। मगर इससे पहले अमेरिका ने जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए ऑफर किया। ताज्जुब की बात यह है कि उस सरेंडर लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि अमेरिका जापान के ऊपर एटॉमिक हमला करेगा, और इसी कारण से शायद जापानीज एम्पायर एटॉमिक हमले की तबाही को समझ नहीं पाए थे। ऐसे में जापान ने एक बार फिर से पीछे हटने के लिए साफ इनकार कर दिया। इसका नतीजा उसे भीषण तबाही के रूप में देखने को मिला। 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 विमान हिरोशिमा शहर के ऊपर भेजा गया। 8:15 में ये लिटिल बॉय बॉम्ब विमान से नीचे गिराया गया, और इसके बाद जो बर्बादी का मंजर चारों तरफ था वो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा था। केवल चुटकियों में 80,000 लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी थी। लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब ने 13 किलोमीटर तक के इलाके को बर्बाद कर दिया था। कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर सब कुछ पिघल गया था। हिरोशिमा की 70% बिल्डिंग्स वाइप आउट हो चुकी थी। इस धमाके में जो भी लोग बचे थे वो 4000 डिग्री सेल्सियस की हीट वेव से वेपोराइज हो चुके थे। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि आखिर कैसे एक सुनहरे शहर को सेकंड में खंडर बना दिया गया। जब तक जापानीज इस तबाही का अंदाजा लगा पाते, तब तक अमेरिका ने दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन नागासाकी पर गिरा दिया। हालांकि नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला तय नहीं था, लेकिन फिर भी उस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लोगों के मरने की संख्या हजारों में थी। लगभग 6.7 किलोमीटर तक का इलाका बर्बाद हो चुका था। इस महाविनाश के बाद जापानीज बिल्कुल टूट गए। अब जापान के एम्पायर जो कल तक युद्ध को अंतिम सांस तक लड़ना चाहते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण करते ही वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया। इस बॉम्बिंग से जापान और वहाँ के लोगों को जो दर्द झेलना पड़ा वो काफी दर्दनाक था। कहते हैं अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था कि इस बॉम्ब से किस हद तक मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन इस हमले के बाद जिसे सबसे गहरा धक्का लगा वो थे ओपेनहाइमर। उनका मानना था कि जापान पर इस तरह का एटॉमिक बॉम्ब गिराना जस्टिफाइड नहीं था। वो इस कंफ्यूजन में थे कि क्या ये बॉम्ब बनाना सही था, लेकिन वो ये भी समझते थे कि अगर वो इस बॉम्ब को इजाद नहीं करते तो हिटलर बना लेता और ये हमला फिर अमेरिका के ऊपर हो सकता था। कुछ ऐसा ही पछतावा एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी था। वो सोचते थे कि शायद वो लेटर लिखकर रूज़वेल्ट को बॉम्ब बनाने की चेतावनी ना देते तो शायद ये बॉम्ब नहीं बनता। दुनिया अब न्यूक्लियर फेज में प्रवेश कर चुका था और बाकी देश भी अब खतरनाक हथियार बनाने की रेस में शामिल होने वाले थे। खैर, उनके इस डर को सच में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। दरअसल बॉम्ब बनाने की होड़ में सबसे पहली सफलता USSR के हाथ लगी, जिन्होंने युद्ध के 4 साल के बाद ही अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया और इसका नाम फर्स्ट लाइटनिंग रखा गया, जो अमेरिका के फैटमैन के डिजाइन के बेसिस पे ही था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद भी रसिया और अमेरिका यही नहीं रुके। इन दोनों देशों ने कुछ साल के बाद ही सबसे विनाशकारी हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। इस बॉम्ब की इंटेंसिटी नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से 15 गुना ज्यादा थी। इसको बनाने वाले साइंटिस्ट खुद इस क्रिएशन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि यह मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा बॉम्ब जो पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है। लेकिन अब इतिहास में पीछे मुड़कर ठीक नहीं किया जा सकता। इसी के साथ वर्ल्ड एडवांस बॉम्ब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुका था। अब सभी देश बॉम्ब बनाने के होड़ में लगे थे। ओपेनहाइमर का कहना था कि हाइड्रोजन बॉम्ब भले ही कोई देश बनाए, लेकिन वो बेहद ही खतरनाक है और नो डाउट कि रसिया को देखा देखिए अब अमेरिका भी इस बॉम्ब को बनाएगा। कट टू द प्रेजेंट, अगर मॉडर्न डे की बात करें तो आज दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और उनमें से भारत भी एक देश है। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया था। अब तक की कहानी को देखकर आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा आखिर वर्ल्ड वॉर 2 और एटॉमिक बॉम्ब क्रिएशन दुनिया के लिए कितना खतरनाक रहा है। लेकिन जब हम इन इवेंट्स को डीप एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि हिटलर द्वारा यहूदियों पर किया गया अत्याचार ही न्यूक्लियर बॉम्ब को जन्म दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि
एल्बर्ट आइंस्टाइन सहित मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 15 साइंटिस्ट में से 12 साइंटिस्ट यहूदी थे, जिन्होंने जर्मनी से भागकर हिटलर के खिलाफ इस न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट पर काम किया था। हालांकि न्यूक्लियर फिजन की खोज दुनिया को प्रकाश देने के लिए किया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति ने इस इन्वेंशन को दूसरा रास्ता दे दिया और अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब की क्रिएशन तक पहुंचा दिया। और उसी के देखा देखी कई देशों ने भी एटॉमिक बॉम्ब बनाए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।